हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो फॉरेन ट्रेड या विदेश व्यापार के अंतर्गत हम लोग फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करने के लिए या उसके प्रमोशन के लिए जो नीतियां या जो पॉलिसीज़ लागू की गई हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। और आपको मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि फॉरेन ट्रेड में जो उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी देश का मुख्य उद्देश्य कि निर्यात का संवर्धन कैसे हो, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैसे किया जाए, ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ लागू की जाए या इम्प्लीमेंट किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात हो। क्योंकि आपको पता है कि निर्यात से हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी और कहीं ना कहीं अगर हमारा निर्यात अधिक होगा तो उससे जो आय प्राप्त होगी उससे हमारा जो जीएनपी है या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है वो हमारा जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो ऐसे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको लेकर भारत में अगर देखा जाए तो सबसे पहले ईपीजेड पॉलिसी लाई गई, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। ईपीजेड या एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। ठीक, तो नाम से ही लग रहा है निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र या जोन। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन मतलब ऐसा जोन जहां पर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग की जाती हो, प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट को टारगेट करके तैयार किए जाते हों, क्वालिटी प्रोडक्ट्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट्स जो है वहां पर तैयार किए जाते हों। तो 1965 में जो पहला, इंडिया का ही नहीं एशिया का जो पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन स्थापित किया गया वो कांडला गुजरात में स्थापित किया गया। कांडला गुजरात, ये 1965 में स्थापित हुआ 1965 में, और इंडिया का ही नहीं एशिया का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बना। इंडिया के साथ साथ एशिया का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन स्थापित किया गया। वर्तमान में अगर हम देखें तो ईपीजेड जो है वो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करें तो पब्लिक सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर के 8 ईपीजेड हैं और प्राइवेट सेक्टर के 2 ईपीजेड हैं। ठीक, तो टोटल 10 ईपीजेड की अगर हम बात करें तो पब्लिक सेक्टर के कितने हुए, 8, यानी गवर्नमेंट के 8 पब्लिक सेक्टर के और प्राइवेट सेक्टर के 2 ईपीजेड हैं। अब अगर हम इनके प्लेसेस की बात कर लें अगर हम, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 8 कौन से हैं, कांडला, अभी मैंने आपको बताया गुजरात, कांडला गुजरात। दूसरा अहमदाबाद गुजरात, अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद गुजरात। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो सांता कुंज महाराष्ट्र, सांता क्रुंज महाराष्ट्र। नेक्स्ट अगले की अगर हम बात करें फाल्टा बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, सांता क्रुंज महाराष्ट्र, फाल्टा पश्चिम बंगाल। ठीक, इसके बाद कोच्चि केरल, कोच्चि केरल, चेन्नई तमिलनाडु। ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु। एक और है उसी साइड में, हाँ, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। और एक और है नोएडा यूपी, नोएडा यूपी। ठीक, तो पब्लिक सेक्टर ईपीजेड जो स्थापित किए गए थे, पहला कांडला, फिर अहमदाबाद, फिर सांता कुंज। ठीक है, फाल्टा, सांता कुंज कहाँ है, महाराष्ट्र, मुंबई के पास।
फाल्टा पश्चिम बंगाल, कोच्चि केरल, चेन्नई तमिलनाडु, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश और नोएडा यूपी। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के 2 ईपीजेड जो स्थापित हुए थे, पहला मुंबई और दूसरा सूरत गुजरात। ठीक, ये जो बोल रहा हूं कि ये हुए थे, ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हुए थे की अगर बात की जा रही है यहां पर, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये नहीं है, ऐसा नहीं है, अब इनको कन्वर्ट कर दिया गया है SEZ में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इनको कन्वर्ट कर दिया गया है। मतलब अब ये EPZ नहीं है, अब ये SEZ हो गए हैं, लेकिन जब ये स्थापित हुए तो क्या थे, EPZ थे। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये बोल रहा हूं कि जो है उसमें अब EPZ SEZ तो बहुत सारे हैं, उनको अभी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो इन सेंटर्स पे ऐसे प्रोडक्ट्स को तैयार करना जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हों और जिनका ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात किया जा सके। ठीक, अब इसके बाद जो है बात आती है EDC, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सेंटर। ठीक, EDC एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सेंटर। ठीक, 1 मिनट मैं एक मार्कर ला रहा हूं। ठीक है, तो EDC या एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सेंटर भारत सरकार के द्वारा EPZ की तरह एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किए गए हैं क्या, मतलब ये हुआ कि अभी भी ये हैं, और ये जो एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सेंटर हैं इनकी स्थापना जो की गई है वो उत्पाद या प्रोडक्ट के आधार पर, उत्पाद या प्रोडक्ट्स के आधार पर। ठीक है, उत्पाद के आधार पर, ठीक है, या प्रोडक्ट्स के आधार पर। ठीक है, तो उत्पाद या प्रोडक्ट्स के आधार पर निर्यात विकास केंद्र स्थापित किए गए हैं, और इंडिया में टोटल EDC कितने हैं, 23 EDC हैं। ठीक, तो वर्तमान में भारत में निर्यात विकास केंद्र जो हैं, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सेंटर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, उत्पादों के आधार पर वो 23 हैं, 23 हैं। ठीक, अब यहाँ पर जो उत्पाद के आधार पर तैयार किए गए EDC, ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुरादाबाद में पीतल की सामग्री का बहुत बड़ा सेंटर है, तो मुरादाबाद को एक डेवलपमेंट सेंटर बना दिया गया कि भाई पीतल से संबंधित यहाँ पर ऐसे प्रोडक्ट्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा तैयार हों जो विशेष रूप से किसको एक्सपोर्ट किए जाएं। ठीक है, तो सेम ऐसे ही जहाँ भी जो भी जहाँ पे रेशमी वस्त्र तैयार किए जा रहे हैं तो वो मैसूर एक सेंटर बन गया। ठीक, तो ऐसे करके जो है ये सेंटर्स बनाए गए। अब ये 23 में जो इम्पोर्टेंट 10 हैं मैं वो आपको बताने चल रहा हूँ। ठीक है, कि आप कौन से प्रोडक्ट्स के आधार पे कौन से सेंटर्स हैं। ठीक है, तो मैं वो आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। ठीक, तो सबसे पहला तिरुपुर, तमिलनाडु, ये सूती वस्त्र। अब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या हो गया, सूती वस्त्र। दूसरा लुधियाना, ये 23 में जो कुछ इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूं। रेडीमेड गारमेंट्स या रेडीमेड वस्त्र। ठीक, रेडीमेड गारमेंट्स या रेडीमेड वस्त्र। ठीक, तीसरा पानीपत, हैंडीक्राफ्ट, हस्तशिल्प, हैंडीक्राफ्ट जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए पानीपत हरियाणा का ये सेंटर। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद अलेप्पी, केरला, और यहाँ पर रबर व प्राकृतिक उत्पाद,
रबर व प्राकृतिक उत्पाद, ठीक है, रबर व प्राकृतिक उत्पाद। नेक्स्ट 5th नंबर पे विशाखापट्टनम, फिश प्रोडक्ट, मछली उत्पाद। अब विशाखापट्टनम में बहुत सारी चीज़ें, बट ये है कि ईडीसी जो बना है वो इस प्रोडक्ट के लिए बना हुआ है, ठीक है। तो ये आपके 5 हुए। अब मैं नेक्स्ट 5 भी, जो मैंने कहा कि 23 में 10 इंपॉर्टेंट है, मैं वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके बाद आगरा, आगरा लेदर इंडस्ट्री या चमड़ा, चमड़ा उत्पाद। कांचीपुरम, कांचीपुरम रेशमी वस्त्र, ठीक है, रेशमी वस्त्र या क्लॉथ्स। अंबाला, अंबाला पंजाब वैज्ञानिक उपकरण, साइंटिफिक एपरेटस। राजकोट गुजरात, राजकोट गुजरात मशीनी उपकरण, मशीनी उत्पाद, मशीनी उत्पाद। मुरादाबाद, मुरादाबाद यूपी पीतल उत्पाद, ठीक है, पीतल प्रोडक्ट्स या पीतल के उत्पाद। तो 5 मैंने आपको पहले बताए थे, 5 ये 23 में ये 10 जो इंपॉर्टेंट हैं, वैसे तो 23 प्लेसेस है और कहीं ना कहीं सब प्रोडक्ट से जुड़े होंगे, ठीक है। तो ऐसे स्थानों पर एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सेंटर इस्टेब्लिश किए गए हैं या स्थापित किए गए हैं, ठीक है। तो ये आपने देखा EPZ और उसके बाद आपने देखा EDC, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सेंटर। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ चलते हैं और अब आते हैं हम लोग इस निर्यात में। आज की डेट में अगर कहा जाए कि सबसे ज़्यादा जो है वो क्रांतिकारी परिवर्तन अगर लाया किसी नीति ने या पॉलिसी ने, तो वो है SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र। SEZ या स्पेशल इकोनॉमिक जोन या विशेष आर्थिक क्षेत्र। अब सबसे पहले SEZ या विशेष आर्थिक क्षेत्र को मैं आपको जो है उसके जो इम्पोर्टेंट बेसिक चीज़ें हैं मैं वो बताना चाहता हूं आपको, ठीक। तो 10 फरवरी 2006 को, 10 फरवरी 2006 को SEZ पॉलिसी या नीति, पॉलिसी या नीति 2005 को लागू किया गया। SEZ या स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2005, ठीक है। इस पॉलिसी को कब लागू किया गया? 10 फरवरी 2006 को, ठीक। तो पहली चीज तो ये हो गई। अब इस पॉलिसी का उद्देश्य क्या था कि भारत में ऐसे स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों का या स्वतंत्र आर्थिक क्षेत्रों का निर्माण करना, बनाना, विकास करना, डेवलपमेंट करना, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के केंद्र के रूप में विकसित हो पाए, इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर के रूप में डेवलप हो पाए, ठीक। तो अब ऐसे उद्देश्य को लेकर स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी लाई गई और ये पूरी तरह से फ्री ट्रेड एरिया या फ्री ट्रेड पॉलिसी पर आधारित थी, स्वतंत्र व्यापार नीति पर आधारित थी, ठीक।
अब सबसे पहले इसके अंतर्गत निर्धारित किया गया कि जो है जो SEZ होगा, ठीक है, वो SEZ के लिए मिनिमम जो न्यूनतम क्षेत्रफल चाहिए, न्यूनतम क्षेत्रफल एरिया 500 हेक्टेयर, 500 हेक्टेयर का एरिया चाहिए, 500 हेक्टेयर का एरिया चाहिए, ठीक है। अब ये पहले 1000 हेक्टेयर था, 1000 हेक्टेयर था। कब? जब 2006 में पॉलिसी लाई गई थी। 2013 में इसमें परिवर्तन किया गया और ये कहा गया कि 500 हेक्टेयर मिनिमम चाहिए होगा एक SEZ बनाने के लिए, ठीक। लेकिन अगर वो SEZ सर्विस सेक्टर से जुड़ा हुआ है, IT सेक्टर जैसे जुड़ा हुआ है, तो वो उसका क्राइटेरिया कंस्ट्रक्शन के बेसिस पर रखा गया। एक कंस्ट्रक्शन एरिया 1 लाख स्क्वायर फीट मिनिमम हो, एरिया वाइज वो अलग है। लेकिन ओवरऑल SEZ अगर पूछा जाए कि स्टैब्लिश करने के लिए आपको कितना एरिया चाहिए, तो अभी की स्थिति के अनुसार कितना चाहिए? 500 हेक्टेयर, ठीक। अब दूसरी बात आई कि भूमि का प्रबंध, मैनेजमेंट ऑफ लैंड या भूमि का प्रबंध इसके अंतर्गत कौन करेगा? तो पहले भूमि का प्रबंध या लैंड मैनेजमेंट गवर्नमेंट करती थी, ठीक है। गवर्नमेंट को मैनेजमेंट करना होता था, उसके बाद वो लैंड जो है वो प्राइवेट सेक्टर को जो SEZ बना रहा है उसको सेल कर सकती थी, बेच सकती थी। बट बहुत सारे स्थानों पर जैसे बंगाल में, महाराष्ट्र में किसानों ने इसका विरोध किया, क्योंकि गवर्नमेंट जब कोई चीज़ एक्वायर करती है तो वहाँ पर कोई पब्लिक का कुछ चलता नहीं है कि नहीं है। तो लोगों ने, किसानों ने विरोध किया, तमाम आत्महत्याएं होनी शुरू हो गई। तो 2006 में ये पॉलिसी जब लागू की गई तो 2006 के बाद इसका विरोध हो गया। टाटा के नैनो प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ज़्यादा विरोध हुआ बंगाल में, ठीक है। तो उसके बाद जो है ये पॉलिसी 2008 में चेंज कर दी गई। जैसे यहाँ 1000 से 500 किया गया, यहाँ पर क्या किया गया कि भूमि का प्रबंध जो है वो किसको करना होगा? कंपनी को करना होगा, ठीक है। ये कंपनी द्वारा होगा। जो भी कंपनी होगी वो अपने लिए लैंड मैनेजमेंट करेगी। उसको कैसे परचेज करती है? मार्केट रेट पर परचेज करती है, उससे ज़्यादा प्राइस देती है, ये उसकी जिम्मेदारी होगी। सरकार इसके लिए कुछ नहीं करेगी, ठीक। SEZ में स्थापित कंपनियों को 5 वर्ष तक टैक्स में छूट प्रदान की जाएगी। टैक्स में छूट प्रदान की जाएगी। 5 ईयर तक डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस में छूट प्रदान की जाएगी, कमी की जाएगी, कोई टैक्स रिबेट भी दिया जा सकता है, ऐसा यहां पर प्रावधान किया गया है SEZ के अंतर्गत, ठीक है। चौथा, SEZ में सरकार या विभागों का सामान्यतः हस्तक्षेप नहीं होगा, इंटरफेरेंस नहीं होगा। कोई विशेष बात है तो अलग बात है, बट सामान्यतः कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, जनरली कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा फ्री ट्रेड एरिया, फ्री इकोनॉमिक एरिया, ये बिल्कुल स्वतंत्र होगा, ठीक है। यहां पर 24 आवर्स 24 घंटे विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी व सुरक्षा या सिक्योरिटी प्रदान की जाएगी, ठीक है। 24 आवर्स जो है वो सिक्योरिटी प्रदान की जाएगी, सुरक्षा प्रदान की जाएगी, ये सामान्यतः कहा गया, ये प्रोविजन किया गया, ठीक है। और एक और बड़ी चीज है कि SEZ के लिए 100% FDI की छूट,
100% FDI की छूट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर कोई SEZ बन रहा है तो उसको SEZ की मान्यता दी गई है, तो वहाँ पर 100% FDI यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया जा सकता है। ठीक, अब ये बेसिक चीज़ें हैं जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन की पॉलिसी में लाई गई, और जिसका उद्देश्य क्या था कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हम फ्री ट्रेड एरिया बनाएं, जिससे व्यापार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, निर्यात बढ़े। ठीक है, और उसमें सफलता भी प्राप्त हुई है। अभी तक का अगर हम स्टेज देखें तो मैं अभी जो हमारी SEZ के लिए जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उसके अकॉर्डिंग 31/7/2020 31 जुलाई 2020 का जो स्टेटस है, ठीक है, एज ऑन 31 जुलाई 2020 इसका जो स्टेटस है SEZ का, नंबर ऑफ फॉर्मल अप्रूवल। अब इसी बेसिस पर क्वेश्चन भी आएंगे। नंबर ऑफ फॉर्मल अप्रूवल कितनी कंपनियों को मिला है, और सॉरी कितने SEZ को मिला है? 423। ये SEZ की बात हो रही है। नंबर ऑफ फॉर्मल अप्रूवल जो मिला है वो 423 SEZ को अभी तक मिल चुका है। ठीक, अब नंबर ऑफ नोटिफाइड SEZ, अप्रूवल मिला 423 को, लेकिन अधिसूचित किया गया, नोटिफाइड किया गया है 357। अधिसूचित या नोटिफाइड किया गया है 357। और एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं कि 357 में 7 केंद्र सरकार के हैं और 12 राज्य के, स्टेट गवर्नमेंट के हैं, और जितना भी शेष बचेगा अदर्स वो प्राइवेट है। यानी अधिकतर SEZ क्या हैं? प्राइवेट। ठीक, अब अगर हम देखें यहां पर अगला डेटा दिया गया है ऑपरेशनल SEZ। ऑपरेशनल SEZ 248 हैं। ठीक है, 248 जो है वो ऑपरेशनल SEZ हैं मतलब जो वर्किंग हैं। ठीक है, ऐसे कितने हैं? 248। ठीक, तो ये इंटरेस्टिंग डेटा है आपका, जो लेटेस्ट डेटा है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि कितने SEZ को अप्रूवल दिया गया है, 423। ठीक, अगर आपसे पूछा जाता है नंबर ऑफ नोटिफाइड SEZ, कितने SEZ को अधिसूचित किया गया, नोटिफाइड किया गया है, ठीक, 357। और ऑपरेशनल या अभी वर्किंग है, मान्यता तो इतने को मिल गई, अप्रूवल मिल गया, बट अभी चल कितने रहे हैं? 248। ठीक, और अधिकतर SEZ किस सेक्टर में है? प्राइवेट सेक्टर में। ठीक, अब अगर हम पिछले वर्ष की स्थिति को देखें तो आपको ये पता चलेगा कि SEZ का रोल हमारे एक्सपोर्ट में कितना हुआ है। 2017-18 की जो रिपोर्ट है, 2017-18, उसके अनुसार 5,81,000 करोड़ रुपए का निर्यात या एक्सपोर्ट SEZ के द्वारा हुआ है। 5,81,000 करोड़ रुपए की बात हो रही है का निर्यात SEZ द्वारा हुआ है। आप सोच लो कि
इतनी आय जो है हमें एसईजेड के निर्यात से मिली है, और ये ग्रोथ प्रदर्शित करता है कितने परसेंट की? 11% की ग्रोथ है, 11% की वृद्धि। ठीक, ये निर्यात में एसईजेड द्वारा, निर्यात में एसईजेड द्वारा निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? 11% की वृद्धि हुई है। ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये आप देखिए कि एसईजेड के द्वारा इतना निर्यात हुआ है और 11% की वृद्धि हुई है। ठीक, तो ये डेटा जो है मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। अब जो इम्पोर्टेंट एसईजेड हैं वो मैंने आपको पहले ही बताया, जो ईपीजेड थे कांडला वगैरह, वो सब एसईजेड हो गए। ठीक है, तो जितने भी इंडस्ट्रियल ऐसे प्लेसेस हैं वहाँ पर अब कुल मिला के उनकी संख्या तो बहुत बड़ी है। ठीक है, अब विदेश व्यापार या इंटरनेशनल ट्रेड में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपसे डिस्कस करनी है, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो बच्चों फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, 1991 की आर्थिक नीति के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने की नीति अपनाई गई, पॉलिसी अपनाई गई, और जो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन की बात करती है। ये ग्लोबलाइजेशन पर आधारित है। ठीक है, भूमंडलीकरण पर आधारित है। हमारी कंपनियां अमेरिका में जाके निवेश करें तो वहाँ के लिए हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अमेरिकन कंपनियां, यूरोपीय कंपनियां, चाइनीज़ कंपनियां यहाँ आकर निवेश कर रही हैं, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ठीक है, तो FDI से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम अब डिस्कस करेंगे। FDI, अगर हम FDI की बात करें, सबसे पहले FDI लिमिट देखते हैं कि कितने स्लॉट हैं, इसके स्लैब कितने हैं। तो इसके 5 स्लैब हैं। FDI लिमिट के 5 स्लैब हैं। पहला है 26%, दूसरा 49%, तीसरा 51%, चौथा 74% और पांचवा 75%, सॉरी 100%। ठीक, तो ये 5 स्लैब हैं। FDI लिमिट इसको कहते हैं कि जैसे अगर ये कहा गया कि गवर्नमेंट टेलीकॉम सेक्टर में 26% से ज़्यादा FDI नहीं हो सकता, मतलब कि जैसे हमारी BSNL पब्लिक सेक्टर कंपनी है, उसमें कोई विदेशी कंपनी मैक्सिमम कितना शेयर ले सकती है? 26%। 26% इन्वेस्टमेंट कर सकती है, निवेश कर सकती है, उससे ज़्यादा शेयर वो विदेशी कंपनी नहीं ले सकती। यहाँ की कंपनी का स्टेटस अलग होगा, बट विदेशी, ये किसके लिए बात की जा रही है? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की बात की जा रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। तो इन 5 दरों के आधार पर जो है वो अलग अलग सेक्टर वाइज जो FDI है उसकी लिमिट निर्धारित की गई है। कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स की FDI लिमिट मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स की FDI लिमिट में सबसे पहला बैंकिंग। बैंक की अगर हम बात करें तो बैंक 2 प्रकार के होते हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। ये अगर बैंक की बात करें तो पब्लिक सेक्टर बैंक में मैक्सिमम जो FDI हो सकता है वो 49% हो सकता है और प्राइवेट सेक्टर में 74% हो सकता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा बैंकिंग सेक्टर में FDI।
अब बैंक के बाद अगर हम बात करें, अगला इंश्योरेंस, ठीक है, इंश्योरेंस की बात करें, बीमा, ठीक। अब बीमा में अगर या इंश्योरेंस की बात हम करते हैं तो इंश्योरेंस में जो है 49% और 74%, सेम वही चीज यहां भी आ गई। पब्लिक सेक्टर में 49%, प्राइवेट सेक्टर में 74%, ठीक। ये हुई इंश्योरेंस की बात, ठीक है। इंश्योरेंस के बाद जो तीसरा बड़ा सेक्टर है वो है टेली कम्युनिकेशन, संचार, दूरसंचार, मोबाइल वगैरह सब आ गया इसमें, ठीक है। टेली कम्युनिकेशन या दूरसंचार। अब टेली कम्युनिकेशन में भी पब्लिक सेक्टर है और प्राइवेट सेक्टर है, ठीक। टेली कम्युनिकेशन के अंतर्गत भी पब्लिक है और प्राइवेट है, ठीक। तो टेली कम्युनिकेशन में पब्लिक सेक्टर में 26% हो सकता है और प्राइवेट सेक्टर में 74% हो सकता है टेली कम्युनिकेशन के अंतर्गत, ठीक। अब एक और इसी तरह से पब्लिक और प्राइवेट देखते हैं, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम सेक्टर में भी पब्लिक सेक्टर है और प्राइवेट सेक्टर है। अब पेट्रोलियम में जो पब्लिक सेक्टर है उसमें 26% है, बट प्राइवेट सेक्टर में 100% एफडीआई हो सकता है, 100% एफडीआई हो सकता है पेट्रोलियम सेक्टर में, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर में 26% और प्राइवेट सेक्टर में 100%, ठीक। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट, मीडिया। आज के समय में आप जानते ही हैं कि काफी इंपॉर्टेंट है। मीडिया के कुछ सेक्शंस हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है, और फिल्म एंड एडवर्टाइजमेंट, ठीक। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, क्योंकि सबसे बड़ी इस समय प्रभावशाली भूमिका में है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो मीडिया में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उसका अगर हम देखें बच्चों, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 49% जो है वो एफडीआई की परमिशन है। अगर हम बात करें प्रिंट मीडिया की तो 100%, और अगर हम बात करें फिल्म एंड एडवर्टीजमेंट, ठीक है, फिल्म एंड एडवर्टीजमेंट में भी 100%, ठीक। तो ये मैक्सिमम लिमिट है कि मतलब अगर कोई विदेशी कंपनी यहां पर आकर अपना कोई भी प्रिंट मीडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, फिल्म में, तो वो कर सकती है 100%। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपके सामने 49% है, ठीक है। अब कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर एफडीआई लिमिट 100% है, उनको मैं आपको बता रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन, 100%। कंस्ट्रक्शन में 100% एफडीआई, रोड कंस्ट्रक्शन, ब्रिज कंस्ट्रक्शन, कोई विदेशी कंपनी आए, पूरा पैसा लगाए, बनाए, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100% एफडीआई की परमिशन कंस्ट्रक्शन में दी गई है। होटल एंड टूरिज्म, होटल एंड टूरिज्म 100%, 100% एफडीआई की परमिशन होटल एंड टूरिज्म के अंतर्गत दे दी गई है, ठीक। मार्केटिंग, ऑनलाइन, ऑफलाइन, होलसेल, रिटेल, 100%, ठीक है, 100% इसके अंतर्गत जो है वो दे दिया गया है, ठीक। तो इस तरह से कुरियर, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर अब 100% एफडीआई की बात की गई है। अब ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि ये आप देखिए एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अगर होगा उससे क्या लाभ होगा? भारत में पूंजी का निवेश होगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा, रोजगार, जब इन्वेस्टमेंट होगा तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगा, अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, ठीक। तो इसी परिप्रेक्ष्य में जो है अधिकतर क्षेत्रों में धीरे धीरे एफडीआई की लिमिट 26% से 74% या 100% कर दी गई। क्यों?
क्योंकि जितना ज़्यादा निवेश होगा उतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा और उतना ही एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगा, रोजगार का सृजन होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगा और उतना ही हमारी अर्थव्यवस्था का विकास होगा, हमारी इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा। और इसका लेटेस्ट एक डेटा भी है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2019-20 में 2019-20 में लगभग 50 बिलियन, ठीक है, लगभग 49 पॉइंट समथिंग है, लगभग 50 बिलियन डॉलर का एफडीआई हुआ है इंडिया में। 50 बिलियन डॉलर का एफडीआई हुआ है इंडिया में और ये 13% की ग्रोथ को प्रदर्शित करता है। एफडीआई में कितनी ग्रोथ? 13% की ग्रोथ या वृद्धि को प्रदर्शित करता है। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि 2019-20 में 49 पॉइंट, मैं बिल्कुल करेक्ट डेटा बता दे रहा हूं, 49.98 बिलियन डॉलर, ठीक है, लगभग 50 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट हुआ है थ्रू एफडीआई, एफडीआई के द्वारा, ठीक है। और इससे ये अनुमान दिखता है कि एफडीआई जो वृद्धि दर है वो कितनी हो गई है? 13% की वृद्धि दर हो गई है। तो ये अच्छी सूचना है क्योंकि अगर भारत में बहुत सारे प्रदेशों में बहुत सी असंतुलित स्थितियां हैं, कहीं पर बिजनेस की बहुत अच्छी स्थिति, वहीं पर बहुत खराब है, और उसके बावजूद भी अगर विदेशों से इतना निवेश हो रहा है या इन्वेस्टमेंट हो रहा है, अभी देखिए रिलायंस इंडस्ट्री में फेसबुक और अमेरिका की कई सारी कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट किया, तो क्या है वो एफडीआई ही तो है ना। तो ये अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब अगर हम देखें बच्चों की भारत में मैक्सिमम एफडीआई कौन से कंट्रीज से आ रहा है, कौन से कंट्री के रूट से आ रहा है, ठीक है, तो मैक्सिमम एफडीआई इन इंडिया, भारत में अगर हम लेटेस्ट डेटा देखें कि सबसे ज्यादा एफडीआई कहां से आ रहा है? सिंगापुर। पहले मॉरिशस था पहले नंबर पर, बट अब कौन हो गया है? सिंगापुर हो गया है। सिंगापुर से मैक्सिमम एफडीआई आया है और 14.6 बिलियन डॉलर, 14.6 बिलियन डॉलर, ठीक, ये सिंगापुर है पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर मॉरिशस है, दूसरे नंबर पर मॉरिशस है और मॉरिशस से शायद 8 पॉइंट समथिंग है, 8.2 बिलियन डॉलर। तीसरे नंबर पे नीदरलैंड है, नीदरलैंड से शायद 6.5 बिलियन डॉलर। चौथे नंबर पर यूएसए, 4.2 बिलियन डॉलर। और पांचवें नंबर पर जापान, 3.2 बिलियन डॉलर, ठीक। तो ये हुआ मैक्सिमम एफडीआई इन इंडिया, भारत में मैक्सिमम एफडीआई, ठीक। सिंगापुर 14.6 बिलियन डॉलर, मॉरिशस 8.2 बिलियन डॉलर, नीदरलैंड 6.5 बिलियन डॉलर। ये आपको नहीं याद रखना है, बस केवल रेफरेंस के रूप में। यूएसए 4.2, जापान, ये टॉप 5 कंट्री है जहां से भारत में सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया। कई वर्षों से आपने देखा था कि मॉरिशस नंबर 1 था, अभी वो नीचे आया, क्योंकि पहले मॉरिशस एक टैक्स हेवन कंट्री रहा है। मॉरिशस एक टूरिस्ट स्टेट है, टूरिस्ट कंट्री है, ठीक। तो लोग सोचते थे कि यार मॉरिशस से कैसे इतना इन्वेस्टमेंट होता था। तो उसका चक्कर ये, उसका कारण ये था कि मॉरिशस एक टैक्स हेवन कंट्री कहा जाता था, क्योंकि वहाँ पर जो है, जो भी कंपनी इन्वेस्टमेंट करते थे वो वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दे, बस उनको इतना चाहिए था, वो उस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाते थे।
तो जब वहाँ किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता था उनके ऊपर, तो वो टैक्स हेवन स्टेट कहा जाता था, टैक्स हेवन कंट्री कहा जाता था। तो कोई भी अमेरिकन कंपनी क्या करती थी, वो मॉरिशस में अपना एक ऑफिस बनाती थी, और वो अब जैसे इंटेल मॉरिशस, तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट किसने किया? इंटेल अमेरिका ने नहीं किया, इंटेल मॉरिशस ने कर दिया। तो वो वाया मॉरिशस होता था। अभी भी अगर देखा जाए तो वाया सिंगापुर, वाया मॉरिशस बहुत सी यूरोपीय और अमेरिकन कंपनियों ने निवेश किया है। अगर उसको यहाँ कैलकुलेट करके जोड़ दिया जाए तो अमेरिका नंबर 1 पे आ जाएगा। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ जो इन्वेस्टमेंट हुआ है या निवेश हुआ है वो थ्रू सिंगापुर हुआ है या फिर मॉरिशस हुआ है, तो इसलिए हम उसको काउंट कहाँ करेंगे इसमें। इसीलिए पहले नंबर पर मैक्सिमम एफडीआई सिंगापुर, दूसरे नंबर पे मॉरिशस, तीसरे नंबर पे नीदरलैंड, चौथे नंबर पे यूएसए और पांचवें नंबर पर जापान। ठीक, तो ये डेटा आपका लेटेस्ट डेटा था जो मैंने अभी आपको बताया। अगर हम ये बात करें कि जो है वो भारत में सबसे ज़्यादा निवेश या इन्वेस्टमेंट किन स्टेट्स में हुआ है एफडीआई का, तो मैक्सिमम एफडीआई इन स्टेट्स की अगर हम बात करें तो नंबर 1 जो है वो महाराष्ट्र है। सबसे ज़्यादा एफडीआई महाराष्ट्र में आया है। दूसरे नंबर पर कर्नाटका, दिल्ली एनसीआर है, और तीसरे नंबर पर कर्नाटका है। ठीक, तो मैक्सिमम एफडीआई इन स्टेट, नंबर 1 महाराष्ट्र, नंबर 2 दिल्ली एनसीआर और नंबर 3 कर्नाटका। ठीक, मैक्सिमम। अब अगर हम बात करें सेक्टर वाइज मैक्सिमम एफडीआई, सेक्टर वाइज मैक्सिमम एफडीआई, तो सेक्टर वाइज में नंबर 1 सर्विस सेक्टर, ठीक, नंबर 2 विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग, नंबर 3 कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये 3 बड़े सेक्टर्स हैं जहां पर जो है वो सबसे ज़्यादा सेक्टर वाइज अगर कहा जाए तो एफडीआई हुआ है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ है। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा एफडीआई किस में आया होगा? टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, होटल एंड टूरिज्म, इसमें सबसे ज़्यादा आया होगा। फिर मैन्युफैक्चरिंग, अब जैसे हार्डवेयर हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इसमें जो है सबसे ज़्यादा आया होगा। अगर सैमसंग ने अपनी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया तो कहाँ से आया? वो मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। ठीक, अगर रोड या ब्रिज बनाने में या तमाम बिल्डिंग्स बनाने में विदेशी कंपनियों ने यहाँ पर निवेश किया तो वो किस में आएगा? कंस्ट्रक्शन। ठीक, तो सेक्टर वाइज अगर देखा जाए तो नंबर 1 सर्विस सेक्टर, नंबर 2 मैन्युफैक्चरिंग और नंबर 3 कंस्ट्रक्शन या निर्माण में जो है वो मैक्सिमम एफडीआई जो है वो किया गया है। ठीक, तो आपने बच्चों आज जो है जो फॉरेन ट्रेड या विदेश व्यापार का सेक्शन 2 था उसमें आपने ये देखा कि फॉरेन ट्रेड या विदेश व्यापार को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। जैसे ईपीजेड या एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाए गए, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सेंटर बनाए गए, ठीक है, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए, और भारत में ग्लोबलाइजेशन जो है, जो पॉलिसी है वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाए, तभी तो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट के पूरे फुल फॉर्म में आ चुके होंगे। ठीक है, एक ग्लोबल विलेज की अवधारणा जो है उसको हम पूरी कर पाएंगे। तो उसके लिए एफडीआई की ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि कोई भी विदेशी कंपनी इंडिया में इंटरेस्ट कब लेगी? जब उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो यहाँ पर एफडीआई की परमिशन मिलेगी, क्योंकि उस कंपनी का वो मालिक हो जाए। ठीक है, वो चाहेगी, ठीक है, और वो उसको अपने तरीके से डेवलप करना चाहेगी। ठीक, अब इसके अलावा भी भारत सरकार के द्वारा बहुत सारे ऐसे अभी इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जा रहे हैं, प्रोडक्ट्स बेस्ड पार्क बनाए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य क्या है
कि आईटी पार्क बनाए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य क्या है कि हम ऐसे प्रोडक्ट्स को तैयार करें जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हों और जिनको हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें। ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट्स को तैयार करें। तो हम लोग अब नए सेक्शन में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। आज बच्चों इतना ही। ठीक है, थैंक यू बच्चों, थैंक यू।